भारत का इतिहास जब हम सोचते हैं तो मन में एक तस्वीर आती है। छोटे छोटे राज्य, महाजनपद, हर कोई अपने इलाके का राजा। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जब एक वंश ने पहली बार एक बहुत बड़े हिस्से को, मेरा मतलब है अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, एक झंडे के नीचे ला दिया। उन्होंने उस विचार की नींव रखी जिसे हम आज अखंड भारत भी कहते हैं। ये थे मौर्य। और इस दौर की सबसे सबसे कमाल की बात यह है कि अब हमें इतिहास जानने के लिए सिर्फ पुरानी चीज़ों पर, जैसे हड़प्पा की खुदाई में मिले बर्तनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हमारे पास पहली बार लिखित सबूत हैं, ऐसी किताबें हैं जो उसी दौर में लिखी गई। बिल्कुल, और यही इस पूरी पड़ताल का आप कह सकते हैं मिशन है। ये समझना कि स्रोत क्या है, वो हमें क्या बताते हैं, और सबसे ज़रूरी वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं या कभी-कभी एक दूसरे से अलग बात कैसे करते हैं। ये इतिहास की एक पहेली को सुलझाने जैसा है। और इस पहेली के दो सबसे बड़े टुकड़े हैं, एक विदेशी की आंखों से देखा भारत और दूसरा एक भारतीय गुरु की लिखी राजनीति की सबसे बड़ी किताब। ठीक है, तो चलिए इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो जब हम मौर्य काल के लिखित स्रोतों की बात करते हैं तो दो नाम सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से सामने आते हैं। पहला है मेगास्थेनिस। मेगास्थेनिस ये एक यूनानी राजदूत था, है ना? जी हाँ, सिकंदर के एक सेनापति थे, सेल्यूकस प्रथम। उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मतलब पाटलिपुत्र में भेजा था। उसने कई साल भारत में बिताए, यहाँ घूमा, लोगों से मिला और जो कुछ भी देखा उसे इंडिका नाम की एक किताब में लिख दिया। दुख की बात है कि पूरी किताब आज हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके हिस्से दूसरे यूनानी लेखकों की किताबों में मिलते हैं। ये भारत पर किसी बाहरी व्यक्ति का पहला विस्तृत ब्यौरा माना जाता है। तो एक तो ये बाहरी नजरिया हो गया मेगास्थनीज का, लेकिन दूसरा नाम, वो तो खुद इस साम्राज्य के निर्माता थे, चाणक्य। हाँ, चाणक्य। तो क्या उनकी किताब अर्थशास्त्र को हम एक निष्पक्ष ऐतिहासिक स्रोत मान सकते हैं, या ये बस एक तरह की गाइड बुक है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए? ये बहुत बहुत ही जरूरी सवाल है, और यही तो इतिहास को दिलचस्प बनाता है। अर्थशास्त्र इतिहास की किताब नहीं है, वो राजनीति विज्ञान और शासन कला की एक, आप कह सकती हैं, एक गाइड बुक है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वो ये नहीं लिख रहे थे कि साम्राज्य ऐसा है, वो लिख रहे थे कि एक सफल साम्राज्य ऐसा होना चाहिए। इसमें राजा के क्या कर्तव्य हैं, जासूसों का नेटवर्क कैसे बिछाना है, टैक्स कैसे लेना है, दुश्मनों से कैसे निपटना है, इन सब पर बहुत कठोर और व्यावहारिक निर्देश हैं। तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हमारे पास एक ही समय के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ अर्थशास्त्र है जो एक कठोर नियंत्रित राज्य की बात करती है जहां हर चीज पर राजा की नजर हो, और दूसरी तरफ मेगास्थनीज की इंडिका है जो बताती है कि भारतीय समाज में लोग आमतौर पर बहुत ईमानदार थे, चोरी बहुत कम होती थी। सही कहा। वो लिखते हैं कि ज्यादातर लोगों को अपने घरों में ताले लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो सच क्या था? बिल्कुल, और यहीं पर इतिहासकार का काम शुरू होता है। सच क्या था? क्या चाणक्य का आदर्श राज्य एक हकीकत थी या सिर्फ एक सपना? क्या मेगास्थनीज ने भारत को कुछ ज्यादा ही आदर्श रूप में देख लिया था, या सच इन दोनों के कहीं बीच में था? ये स्रोत हमें सीधे जवाब नहीं देते, बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं। तो इन स्रोतों के पीछे जो साम्राज्य खड़ा था वो बना कैसे? ये कोई आसान सफर तो नहीं रहा होगा? मगध में धनानंद जैसा शक्तिशाली राजा बैठा था? बिल्कुल नहीं। ये एक महासागर में तूफान खड़ा करने जैसा था। इसके पीछे चाणक्य का दिमाग था और चंद्रगुप्त मौर्य का साहस। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध, और वहां नंद वंश का राज था, राजा धनानंद का। उसके पास दौलत थी, बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन वो बहुत घमंडी था और प्रजा उसे पसंद नहीं करती थी। कहते हैं कि उसने एक बार भरी सभा में चाणक्य का अपमान कर दिया था। हाँ, और तभी चाणक्य ने वो प्रतिज्ञा ली थी। बिल्कुल, उन्होंने अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक उसे नहीं बांधेंगे। ये तो कहानियों जैसा लगता है, लेकिन असल में उनकी रणनीति क्या थी? वो सीधे मगध की सेना से तो नहीं टकरा सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाणक्य जानते थे कि धनानंद की सेना एक महासागर की तरह है। सीधी टक्कर का मतलब था आत्महत्या।
उनकी रणनीति शतरंज के खेल जैसी थी। उन्होंने कहा, हम सीधे राजा पर हमला नहीं करेंगे, हम पहले उसके मोहरे तोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर सीमावर्ती इलाकों को, मतलब पंजाब और सिंध में छोटे छोटे गणराज्यों और सिकंदर के जाने के बाद जो यूनानी शासक बचे थे, उन्हें जीतना शुरू किया। अच्छा, तो पहले केंद्र से दूर अपनी शक्ति बढ़ाई। ये तो कमाल की सोच है। हाँ, हर जीत के साथ उनकी सेना बड़ी होती गई, उनका खजाना भरता गया और उनका नाम पूरे उत्तर पश्चिम भारत में फैल गया। उन्होंने धनानंद को चारों तरफ से कमजोर किया, उसके सहयोगी राज्यों को तोड़ा, और जब सही वक्त आया, जब उनकी सेना मगध का सामना करने के लिए तैयार हो गई, तब एक ही झटके में पाटलिपुत्र पर हमला करके कब्जा कर लिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये सालों की योजना और कूटनीति का नतीजा था। और इस पूरी कहानी के सूत्र हमें कहाँ से मिलते हैं? मतलब अर्थशास्त्र और इंडिका के अलावा भी तो स्रोत होंगे। हाँ बिल्कुल, मौर्य इतिहास का खजाना कई अलग अलग तरह की किताबों में छिपा है। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अगर हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो उसमें सबसे जरूरी क्या है? उसमें विशाखदत्त का लिखा नाटक मुद्रा राक्षस सबसे प्रसिद्ध है। ये कोई सीधा इतिहास नहीं है, बल्कि एक जासूसी नाटक जैसा है, जिसमें चाणक्य की चालाकियां, उनके जासूसों का जाल और चंद्रगुप्त के सत्ता में आने की पूरी कहानी को बड़े नाटकीय ढंग से बताया गया है। अच्छा, इससे हमें सिर्फ तथ्य नहीं मिलते, बल्कि उस दौर की राजनीतिक सोच का भी अंदाजा लगता है। इसके अलावा कल्हण की राजतरंगिणी है, जो कश्मीर का इतिहास बताती है, और उसमें भी मौर्यों का जिक्र आता है। और बौद्ध और जैन साहित्य, उनका क्या योगदान है? उसे कैसे फैलाया, इसकी ज्यादातर जानकारी हमें इन्हीं ग्रंथों से मिलती है। और वहीं जैन साहित्य में भद्रबाहु का लिखा कल्पसूत्र बहुत अहम है, और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य की जिंदगी की सबसे हैरान करने वाली कहानी सामने आती है। आप चंद्रगुप्त के जीवन के अंतिम दिनों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, और ये कहानी किसी भी सम्राट की कहानी से बिल्कुल अलग है। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त के शासन के अंत में मगध में 12 साल लंबा एक भयानक अकाल पड़ा। उस समय के महान दिगंबर जैन संत थे भद्रबाहु। चंद्रगुप्त, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली सम्राट था, वो सब कुछ त्याग देता है, अपना सिंहासन, अपना महल, अपना साम्राज्य। एक मिनट, मतलब जो आदमी उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक था, उसने अपनी जिंदगी एक संत के साथ बिताने के लिए सब छोड़ दिया। आज के जमाने में तो ये कोई सोच भी नहीं सकता। सत्ता का मोह बहुत बड़ा होता है। यही तो इस कहानी को असाधारण बनाता है। वह भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए, आज के कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नाम की जगह पर। वहां उन्होंने एक पहाड़ी पर तपस्या की और अंत में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना? जी, ये जैन धर्म में एक बहुत ही कठिन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें धीरे धीरे भोजन और पानी त्याग कर शरीर का अंत किया जाता है। ये दिखाता है कि उस राजा के लिए सत्ता से ज्यादा आध्यात्मिक शांति जरूरी हो गई थी। ये सचमुच हैरान करने वाला है। और ये कहानी हम तक पहुंची क्योंकि इसे किताबों में लिखा गया। लेकिन किताबें तो वो नाजुक होती हैं, समय के साथ नष्ट हो सकती हैं। शायद मौर्य शासक ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपना इतिहास लिखने के लिए एक ज्यादा मजबूत चीज चुनी, पत्थर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर पुरातात्विक स्रोत यानी शिलालेख सामने आते हैं। ये काम सबसे ज्यादा चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने करवाया। उसने अपने संदेश, अपनी नीतियां और अपने आदेश, जिन्हें धम्म कहा गया, बड़ी बड़ी चट्टानों और ऊंचे ऊंचे पॉलिश किए हुए स्तंभों पर खुदवाए। ये एक तरह से उस जमाने के सरकारी गजट या होर्डिंग थे, जो पूरे साम्राज्य में लगाए गए थे। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि अशोक ने ये नहीं सोचा कि सब लोग एक ही भाषा समझेंगे। उसने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी अपनी भाषा और लिपि का इस्तेमाल किया। हाँ, और ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। अशोक के शिलालेख 4 अलग अलग लिपियों में मिलते हैं। भारत के ज्यादातर हिस्सों में ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ, जो आज की ज्यादातर भारतीय लिपियों की जननी है। अच्छा। पाकिस्तान की तरफ जो शिलालेख मिले वे खरोष्टी लिपि में हैं, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थीं। हाँ। और साम्राज्य के पश्चिमी छोर यानी अफगानिस्तान की तरफ, जहां यूनानी संस्कृति का प्रभाव था, वहां अरामाइक और ग्रीक लिपियों का भी इस्तेमाल हुआ। ये तो कमाल की बात है। मतलब जैसे आज कोई बड़ी कंपनी अपनी मार्केटिंग स्थानीय भाषा में करती है,
अशोक 2300 साल पहले ये समझ गया था कि अपनी प्रजा से जुड़ने के लिए उनकी भाषा में बात करनी होगी। और सदियों तक इन पत्थर के राज को कोई पढ़ नहीं पाया, सही कहा ना? हाँ, समय के साथ लोग इन लिपियों को पढ़ना भूल गए। ये पत्थर हजारों साल तक खामोश खड़े रहे। फिर 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने सालों की मेहनत के बाद ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा। और जैसे ही उन्होंने इसे पढ़ा, भारत के इतिहास का एक पूरा अध्याय जो खो गया था वो फिर से जिंदा हो गया। दुनिया को पहली बार सम्राट अशोक की महानता के बारे में पता चला जो इन पत्थरों में छिपी हुई थी। स्रोतों में एक झील का जिक्र है जो मुझे लगता है इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ देती है, सुदर्शन झील। ये सिर्फ एक झील नहीं बल्कि इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इतिहास की अलग-अलग परतें एक ही जगह पर जमा हो जाती हैं। गुजरात के गिरनार पर्वत के पास ये एक मानव निर्मित झील थी जो सिंचाई के लिए बनाई गई थी। और इसकी कहानी इसलिए खास है क्योंकि इससे 4 अलग-अलग वंशों के राजाओं का नाम जुड़ा है जो सैकड़ों सालों के अंतराल पर आए। 4 अलग-अलग वंश एक ही झील से, ये कैसे हुआ? सबसे पहले इसका निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसने अपने स्थानीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य को ये काम सौंपा। फिर कई दशकों बाद उसके पोते सम्राट अशोक ने अपने गवर्नर तुशास्प के जरिए इसका विस्तार करवाया। मतलब इसमें से नहरें निकलवाईं ताकि सिंचाई का नेटवर्क और बड़ा हो सके। अच्छा, तो दादा के काम को पोते ने आगे बढ़ाया? बिल्कुल। तो ये तो मौर्यों का काम हो गया। बाकी 2 कौन थे जो सदियों बाद आए? सदियों बाद जब मौर्य वंश का पतन हो गया और भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का दौर आया, तब एक शक राजा हुआ, रुद्रदामन। उसने देखा कि एक तूफान में झील का बांध टूट गया है। उसने अपने खजाने से पैसा लगाकर अपने गवर्नर सुविशाक से इसकी मरम्मत करवाई। और फिर उसके भी कई 100 साल बाद जब गुप्त वंश का राज आया तो राजा स्कंदगुप्त ने अपने अधिकारी चक्रपालित से इसकी फिर से मरम्मत करवाई और पास में एक विष्णु मंदिर भी बनवाया। ये तो अविश्वसनीय है। मौर्य, शक, गुप्त, अलग-अलग धर्म, अलग-अलग वंश, लेकिन सबने उस एक झील की अहमियत को समझा। पर हमें ये सब पता कैसे चला? क्या हर राजा ने अपना अपना पत्थर लगवाया था? अगर शिलालेख से रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में एक लंबा लेख लिखवाया जिसमें उसने न सिर्फ अपनी महानता का बखान किया बल्कि उसने ये बताना भी जरूरी समझा कि इस झील को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और फिर अशोक ने इसका विस्तार किया था। तो एक शक राजा के शिलालेख की वजह से हमें मौर्यों के काम का भी पक्का सबूत मिल जाता है। एक ही पत्थर पर हमें 4 राजवंशों की कहानी मिल जाती है। तो इन सब स्रोतों को एक साथ देखने पर हम मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या कह सकते हैं? हमने चाणक्य की गाइडबुक देखी, मेगास्थनीज की बाहरी रिपोर्ट देखी, बौद्ध और जैन ग्रंथ पढ़े और अशोक के पत्थर के संदेशों को भी समझा। इससे ये पता चलता है कि इतिहास किसी एक स्रोत से नहीं बनता। ये एक मोज़ेक की तरह है जिसे कई अलग-अलग रंग और आकार के टुकड़ों से जोड़कर बनाया जाता है। हर स्रोत, चाहे वो राजा की प्रशंसा में लिखा गया हो या किसी विदेशी की डायरी में, हमें एक अलग नजरिया देता है। चाणक्य बताते हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, मेगास्थनीज बताता है कि समाज कैसा दिखता था और अशोक के शिलालेख बताते हैं कि राजा अपनी प्रजा से क्या कहना चाहता था। मौर्य काल की महानता इसी में है कि उसने अपने पीछे इतने सारे और इतने विविध सबूत छोड़े जो हमें आज भी उस दौर की एक जटिल और जीवंत तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। और अंत में एक विचार, स्रोत में एक छोटी सी लेकिन बहुत दिलचस्प बात लिखी है। कई बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अशोक देखने में बहुत सुंदर नहीं था, कुछ तो उसे बदसूरत तक कहते हैं, लेकिन उसने अपने सभी शिलालेखों में खुद के लिए जो उपाधि इस्तेमाल की वो थी देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय जो देखने में भी प्रिय हो। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, इतिहास कितना सच है और कितना शासकों द्वारा बनाया गया जनसंपर्क यानी पीआर। जब हम किसी राजा के बनवाए स्तंभ पर उसी की महानता के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उस जानकारी को किस नज़र से देखना चाहिए? जब इतिहास खुद विजेता लिखवा रहा हो तो हम सच और छवि के बीच का फर्क कैसे पहचानें?